Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework properly and regularly. Students, हमने chapter first, the Indian Constitution, and chapter second, understanding secularism, दोनों चैप्टर को अच्छी तरह से वीडियो में आपको समझाया है और उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छी तरह से सुना होगा और लेसन को अच्छी तरह से समझा होगा. टुडे वी आर स्टार्ट गोइंग टू रीड चैप्टर थर्ड. द चैप्टर नेम इज व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट. हमें पार्लियामेंट या संसद क्यों चाहिए, यह आवश्यकता क्यों है. हम इंडियंस को, जो इंडिया के अंदर जितने भी सिटीजन रहते हैं, हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है, इसी के बारे में हम रीड करेंगे. तो वीडियो को ध्यान से सुनना है और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना. वी इन इंडिया प्राइड आवर सेल्फ ऑन बीइंग ए डेमोक्रेसी. हम सब भारतीयों को अपने देश यानी कि लोकतांत्रिक देश पर क्या है, प्राइड है, गर्व है. हियर वी विल ट्राई, यहाँ हम कोशिश करेंगे, एंड अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन, समझने की relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic governments to have the consent of their citizen. तो इस लेसन के अंदर हम कोशिश करेंगे समझने की जो आइडियाज़ हैं पार्टिसिपेशन के, भागीदारी के जो विचार है, उसके रिलेशनशिप के बारे में, उसके हमारा कैसा संबंध है, जो हमारे इंडिया से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेते हैं या डिसीजन मेकिंग है, वो हमारा उनके साथ क्या संबंध है, हमारी इसमें क्या भागीदारी है, यानी कि जो आम जनता है, पब्लिक है, उसकी इसमें क्या भागीदारी है, एंड क्या नीड है, आवश्यकता क्या है, जो जितने भी लोकतांत्रिक गवर्नमेंट से सरकार हैं उनमें जनता की क्या आवश्यकता है, एंड हैव द कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन, या जो नागरिक हैं उनकी महत्व को समझने की कोशिश की जाएगी. महत्व या इम्पोर्टेंस सहमति की कोशिश करेंगे हम समझने की, जो आम जनता है उसका क्या रोल है पार्लियामेंट के अंदर. मेन यही सेंटेंस है. इट इज दीज एलिमेंट दैट टुगेदर मेक अस ए डेमोक्रेसी एंड दिस इज द बेस्ट एक्सप्रेस इन द इंस्टीट्यूट्स ऑफ द पार्लियामेंट. यही एलिमेंट्स है, यही तत्व है जो डेमोक्रेसी के अंदर हम सब मिलजुल कर आपस में बेस्ट एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि हम अपने आइडियाज़ को अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट. जो संसद बनाई गई है, जो व्यवस्था बनाई गई है, उस संसद के माध्यम से हम अपने विचारों को अपने बेस्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट एनेबल सिटीजन ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट्स इन डिसीजन मेकिंग. तो इस लेसन के अंदर हम रीड करेंगे कि किस तरह हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो देश के सिटीजन के लिए जो डिसीजन प्रक्रिया है, निर्णय लेने की प्रोसेस है, उसमें हम किस प्रकार हिस्सा लेते हैं एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट्स, और सरकार को कैसे नियंत्रण में रखते हैं. थस मेकिंग इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो पार्लियामेंट्स है वो हमारे संविधान का क्या है, मेन तत्व है, या मेन पहलू है, या सेंट्रल फीचर्स है, जो हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का क्या है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल है, सिंबल पहचान है. जो पार्लियामेंट है हमारे देश की, डेमोक्रेटिक इंडिया की एक पहचान है, सिंबल है. तो इस प्रकार हम आज पार्लियामेंट के बारे में रीड करने जा रहे हैं. हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है. लुक एट दिस पिक्चर. इस पिक्चर में जो ये लेडीज जेंट्स दिखाए गए हैं, ये क्या है कि हम सब लोगों की वोट की ताकत के आधार पर ही क्या है, पार्लियामेंट बनी हुई है. इसमें ये दिखाने की कोशिश किया है कि जो 18 ईयर्स ओल्ड अडल्ट हैं उन सबको क्या है, राइट है, राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार मिला है. तो उस वोट के अधिकार से ही हम पूरी पब्लिक के आधार पर ही हम अपने जितने पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, उन पार्लियामेंट के मेंबर का इलेक्शन कौन करता है, इलेक्टेड कौन करता है, तो ये जो आम जनता है, जो पीपल है, वो इसका इलेक्ट करते हैं इसको. यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. वाई शुड पीपल डिसाइड, क्यों जो फैसले हैं वो जनता लेती है, या लोगों को फैसले क्यों लेने चाहिए.
इंडिया एज वी नो बिकेम इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। हम सबको पता है कि हम आज़ाद हुए थे। हमारे 15 अगस्त 1947 से पहले यहाँ किसका रूल था? ब्रिटिश का रूल था। तो इस प्रकार हम आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। प्रीसीडिंग दिस वाज ए लॉन्ग, ये एक लंबी प्रक्रिया थी, डिफिकल्ट स्ट्रगल, और एक बहुत ही मुश्किल संघर्ष था, इन विच मैनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट्स। इस संघर्ष में समाज के सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया था। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स, जो अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों ने इसमें भाग लिया था। ज्वाइन द स्ट्रगल, संघर्ष को ज्वाइन किया है, शामिल हुए संघर्ष के अंदर। दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। यानी कि वो सब इंस्पायर थे, प्रेरित थे किन बातों से? कि हमें आज़ादी मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी, समानता मिलेगी, हमें भागीदारी मिलेगी। किसमें? अपने निर्णय खुद लेने में भागीदारी मिलेगी। किसको? जनता को, पब्लिक को। इसलिए सभी अलग अलग वेरियस बैकग्राउंड्स के लोगों ने इस स्ट्रगल को ज्वाइन किया, ताकि हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो सके, या अंग्रेज़ों से हम आज़ादी ले सकें। अंडर कॉलोनियल रूल्स, कॉलोनियल मीन्स यहाँ ब्रिटिश रूल से लिया गया है, औपनिवेशिक शासन के अधीन। द पीपल हैड लिव्ड इन ए फियर, लोग डर में रहते थे, हमेशा डरे हुए रहते थे। और द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स, क्योंकि जो सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो ऐसे रूल बना सकती थी जो लोगों पर क्या होते थे? बड़े अत्याचार के रूप में होते थे, या लोगों को परेशानी में डालते थे। डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन, कई निर्णयों से तो जनता एग्री भी नहीं होती थी, सहमत भी नहीं होती, फिर भी वो डिसीजन मानने पड़ते थे। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन। अगर ये जो सरकार के द्वारा निर्णय लिए जाते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते थे, अगर हम कोई उनका क्रिटिसाइज करता था, आलोचना करता था, या बुराई करने की कोशिश करता था, तो जनता के सामने एक बड़ा खतरा हो सकता था। यानी कि ब्रिटिश के द्वारा ऐसे रूल बनाए जाते थे कि भारत के लोगों को बिना ही कुछ पूछे, बिना ही कुछ ऐसे ही डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाता था। तो इस प्रकार क्या होता था? हमारी जो आम पब्लिक थी, उसके सामने बहुत कई टाइप के क्या हो सकते थे? खतरे पैदा हो सकते थे। बट द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन, लेकिन जो आंदोलन चलाया गया, स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया गया, इस स्थिति को उसने चेंज कर दिया, बदल दिया। द नेशनलिस्ट बिगन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स एंड मेक डिमांड्स। जो हमारे राष्ट्रवादी थे, उन राष्ट्रवादियों ने खुले रूप से बुराई करना शुरू किया। किसकी? ब्रिटिश गवर्नमेंट्स की बुराई करना। कौन थे ये नेशनलिस्ट? ये राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने मिलकर हमारे देश की आज़ादी के लिए जो आंदोलन चलाए थे। उन्होंने एक संस्था बनाई थी, जिस संस्था का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस संस्था के अंदर इकट्ठे बैठकर वो डिसीजन लेते थे कि कैसे हम अपने जो गुलाम है भारत, उसको आज़ाद कराएं। तो अब हम पढ़ते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो कब बनाई गई थी? तो ये जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने किसकी बुराई करना शुरू किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट्स की। और उन्होंने डिमांड रखनी शुरू कर दी, मांग रखनी शुरू कर दी। एज फार बैक एज 1885 में, हम कब की बात करेंगे? अब 1885 की बात करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी संस्था 28 दिसंबर 2000 सॉरी 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई, एक संस्था बनाई गई। डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर इन द लेजिस्लेचर विद द राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन। तो इन नेशनलिस्ट ने क्या डिमांड रखी? कि हम इलेक्टेड मेंबर होंगे जो लेजिस्लेचर के अंदर, विधायिका के अंदर, हम उनमें शामिल होने की क्या मिले? राइट मिले। एंड कौन, और दूसरा राइट क्या मिले? डिस्कस द बजट, जो बजट है, जो खर्चे से रिलेटेड है, उसके डिस्कस करने का भी हमें अधिकार मिले। एंड आस्क क्वेश्चन, और अपनी जो प्रॉब्लम है उनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछने का भी, किससे? सरकार से क्वेश्चन पूछने का भी हमें राइट मिले। तो यहाँ 3 डिमांड रखी गई थी। फर्स्ट तो हमें लेजिस्लेचर असेंबली का मेंबर चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। सेकंड, जो बजट पर डिस्कशन है उसका राइट होना चाहिए। और थर्ड, आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने का राइट मिलना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, तो एक एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। कब? 1909 में। इस एक्ट को मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों नाम दिया गया इसको मार्ले मिंटो? 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो एक्ट का नाम ये दिया गया कि उस टाइम पे ये वॉइस रहे थे, और ये जो सुधार करना चाहते थे, इंडियन लोगों के लिए जो सुधार करना चाहते थे, इसलिए इसका नाम मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी रखा गया। किस एक्ट का नाम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1909 अलाउ फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंट, अलाउ किए गए, अनुमति दी गई कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुनने की, अपने प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेशन की, अपने प्रतिनिधियों को चुनने की। वाइल दीज अर्ली लेजिस्लेचर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर इन ए रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द नेशनलिस्ट, दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल अडल्ट टू वोट नोर कुड पीपल पार्टिसिपेट्स इन डिसीजन मेकिंग। इस प्रकार कुछ अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन ये कब मिला अधिकार? जो प्रेशर डाल रहे थे, कौन? हमारे जो नेशनलिस्ट थे, वो बार बार ब्रिटिश गवर्नमेंट पर अपना प्रेशर डाल रहे थे। बढ़ते प्रेशर के ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन पूरी तरह से परमिशन नहीं दी कि सभी एडल्ट्स को, सभी जो 18 वर्ष के हो चुके हैं, उन व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया। और जो डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, इसलिए उसमें भागीदारी की प्रक्रिया थी, उसमें भी शामिल होने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो सिर्फ यहाँ थोड़ा सा अधिकार दिया गया था अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का। तो इसके बाद एज यू रीड इन चैप्टर फर्स्ट के अंदर एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल्स, हम जो ब्रिटिश रूल थे या अंग्रेजों के रूल थे, उसके अनुभव के बारे में हम चैप्टर फर्स्ट में रीड कर चुके हैं। एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ द डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल्स, यानी कि हमारा जो स्ट्रगल था, संघर्ष था आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए, तो अलग अलग लोगों ने इसमें भाग लिया था फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए। लेफ्ट लिटल डाउट इन द माइंड ऑफ द नेशनलिस्ट, अब भी जो राष्ट्रवादी थे उनके दिमाग में थोड़ा क्या चल रही थी? डाउट चल रहा था, संदेह चल रहा था। दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि जो सभी व्यक्ति हैं, सभी सिटीजन हैं हमारे स्वतंत्र भारत के, वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजन। तो उनके दिमाग में ये चल रहा था कि कैसे हम सभी सिटीजन, सभी नागरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ऐसे क्या तरीके बनाए जाएं, ऐसे क्या रूल बनाए जाएं जिसमें हम सभी सिटीजन को शामिल कर सकें निर्णय लेने की प्रक्रिया में। विद द कमिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, वी वर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ ए फ्री कंट्री, हम एक आज़ाद देश के नागरिक होंगे। दे डिड नॉट मीन दैट गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक, इसका मतलब ये है नहीं है कि यह सारा काम जनता ही करेगी। आज़ादी के बाद सरकार जो चाहे वो कर सकती है, यानी कि पब्लिक की शामिल होने का अधिकार तो दिया जाएगा, लेकिन स्वतंत्रता का मीनिंग ये नहीं होगा कि जो गवर्नमेंट्स है वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगी, सरकार जैसा चाहेगी वैसा करेगी। इट्स मीन दैट गवर्नमेंट है टू बी सेंसिटिव टू पीपल नीड्स एंड डिमांड, इसका मतलब ये है कि सरकार ध्यान रखेगी लोगों की भावनाओं को, उनकी आवश्यकताओं को, उनकी मांगों को ध्यान में रखकर कार्य करेगी, न कि अपनी मनमर्जी का कार्य करेगी। द ड्रीम्स एंड द एस्पायरेशन, लोगों के जो स्वप्न हैं, जो लोगों की जो इच्छाएं हैं या आकांक्षाएं हैं, और द फ्रीडम स्ट्रगल्स, यानी कि आज़ादी के जो संघर्ष के टाइम पे लोग अपनी सपने देख रहे हैं एक स्वतंत्र इंडिया के, उनकी इच्छा है कि हम एक आज़ाद देश के अंदर एक आज़ाद निवासी बनकर रहें। तो वर मेड कंक्रीट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया दैट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल आइडेंटिटी, लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, लोगों के सपनों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र भारत के संविधान के अंदर कानून लिखे गए, सिद्धांत लिखे गए। उन सिद्धांतों में एक सिद्धांत था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है 18 ईयर्स ओल्ड सिटीजन को राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार। दैट ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव राइट टू वोट, तो वोट डालने का अधिकार है। लुक एट दिस पिक्चर, ये पिक्चर है ईवीएम मशीन की, यहाँ पर ये दिखाई जा रही है। अब वो फोटो जो है वोटर रीडिंग इंस्ट्रक्शन, एक जो इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए गए उनको पढ़ रहा है, हाउ टू यूज ए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम की फुल फॉर्म है या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि पहले हम कागज़ की स्लिप से वोट डालते थे, अब वोट जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसके एक बटन होता है, बटन को प्रेस करते हैं और अपनी वोट डाल देते हैं, तो इसको बोलते हैं ईवीएम। यूज थ्रू आउट द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार पूरे देश के अंदर ईवीएम मशीन का यूज किया गया था 2004 के अंदर। तो 2004 में ईवीएम मशीन के यूज करने से सेव्ड अराउंड 1,50,000 ट्रीज, हमने कितने पेड़ बचा लिए? 1.5 लाख पेड़ों को बचा लिया कटने से। क्यों? क्योंकि पेपर बनाने में किसका यूज किया जाता था? पेड़ों का यूज किया जाता है। अगर ज़्यादा पेपर बनाएंगे तो ज़्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे। तो इस प्रकार हमने ईवीएम मशीन का यूज करके किसको सेव कर दिया? ट्रीज को। तो ये ईवीएम मशीन है, ये वोटर है जो क्या पढ़ रहे हैं? इंस्ट्रक्शन ऑफ द ईवीएम मशीन की यूजेज। ओके स्टूडेंट्स, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स,
यानी कि किस प्रकार जो पब्लिक है या लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को या प्रतिनिधित्व को इलेक्ट करते हैं, चुनाव करते हैं। द टेक ऑफ पॉइंट फॉर ए डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट्स, यानी कि यहाँ जो सबसे मेन पॉइंट दिया गया है वो है सहमति का विचार, आइडिया ऑफ कंसेंट, यानी कि सबकी सहमति, जिसमें ऐसे रूल बनाए जाए, ऐसे लॉ बनाए जाएं जो पूरी पब्लिक के लिए सहमत हो, यानी पूरी पब्लिक उसके लिए सहमत हो। आई एग्जाम्पल द डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेंट्स ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छा शामिल हो उसमें, लोगों की सहमति या स्वीकृति शामिल हो और लोगों की भागीदारी हो, ऐसे आइडियाज को या ऐसे रूल को बनाया जाए। इट इज द डिसीजन ऑफ पीपल, ये लोगों का ही डिसीजन है, लोगों का ही निर्णय है, दैट क्रिएट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, जिसके लिए यानी कि लोकतांत्रिक सरकार को बनाया गया था, ये लोगों का ही डिसीजन था। एंड डिसाइड अबाउट इट्स फंक्शनिंग, और इसके बाद इसके कार्यों के बारे में भी निर्णय जनता के द्वारा लिया जाएगा कि सरकार कैसे काम करेगी। द बेसिक आइडिया इज इन द काइंड ऑफ द डेमोक्रेसी, यहाँ जो आधारभूत विचार है कि हमारे देश के अंदर किस प्रकार का लोकतंत्र होगा, इज दैट द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक नागरिक को इम्पोर्टेंस मिलेगी कि प्रत्येक नागरिक या प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से इम्पोर्टेंट होगा हमारे देश के अंदर, हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। दैट इन द प्रिंसिपल दैट गवर्नमेंट एज वेल अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दिस सिटीजन, तो इस प्रकार लोकतंत्र का जो मेन आइडिया है वो क्या होगा कि व्यक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण होगा या सिटीजन ही सबसे महत्वपूर्ण होगा। जो हमारे संविधान के अंदर प्रिंसिपल दिए गए हैं कि सरकार या अन्य सार्वजनिक संस्थाएं बनाई जाएंगी, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे, उनमें नागरिकों की क्या होनी चाहिए, ट्रस्ट होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जो भी संस्था देश के नागरिकों के लिए बनाई जाए, नागरिकों का उन संस्था में विश्वास होना चाहिए, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो लेजिस्लेटिव है। तो इन सारी संस्थाओं में नागरिकों की सहमति होना और नागरिकों का विश्वास होना ही जरूरी है। हाउ डज द इंडिविजुअल्स गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट्स, व्यक्ति सरकार को कैसे अपनी अप्रूवल देगा, कैसे मंजूरी देगा। वन वे ऑफ डूइंग सो, कोई ऐसा तरीका, वो एक तरीका है जिसके बारे में आपने पढ़ा है, इस थ्रू इलेक्शन। वो कौन सा तरीका है बेटा, इलेक्शन के द्वारा, चुनाव के द्वारा जो आम जनता है या सिटीजन है वो किसको इलेक्ट करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव, और वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, सरकार बनाएगा और वो अपने सरकार के कार्य करेगा। तो किसके थ्रू, इलेक्शन के थ्रू। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट, जो संसद है उसके लिए अपना प्रतिनिधि का इलेक्ट करेगा, चुनाव करेगा। और वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट्स, और जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें से कोई एक पॉलिटिकल पार्टीज या एक ग्रुप जो जिसके प्रतिनिधि सबसे ज़्यादा चुने जाएंगे वो क्या बनाएंगे, सरकार को बनाएंगे। जिसके प्रतिनिधि, जिसके रिप्रेजेंटेटिव, जिस पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव सबसे ज़्यादा होंगे, मेजोरिटी मिलेगी जिस पार्टी को, वो क्या बनाएगी, सरकार बनाएगी। द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, जो संसद है वो किससे बनाई गई है, वो इन निर्वाचित प्रतिनिधियों में से ही बनाई गई है, संसद कहा जाता है। यानी कि जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं इनके ही समूह को क्या कहा गया है, पार्लियामेंट कहा गया है। पार्लियामेंट्स कंट्रोल एंड गाइड्स टू द गवर्नमेंट्स, जो सरकार है उस पर नियंत्रण रखती है और उसको गाइड करती है। इन द सेंस people through their chosen representative form the government also control it, इस प्रकार जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं और लोगों के द्वारा चुने जाने के बाद सरकार बनाते हैं और सरकार पर अपना कंट्रोल रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में इलेक्शन टाइम में जो ईवीएम मशीन है या अदर थिंग्स हैं वो हाथी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे एरिया में है जहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो कम है, तो वहाँ पर हाथियों के द्वारा एक दूसरे स्थान पर क्या लिया जाता है, सामान को ले जाया जाता है। फोटो शो इलेक्शन स्टाफ यूजिंग द एलिफेंट्स कैरिंग पोलिंग मटेरियल ईवीएम एंड स्टेशन लोकेटेड इन द डिफिकल्ट टेरेन, ऐसे एरिया में जहाँ पर सामान जो सामग्री पहुंचानी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भेजनी है, तो वहाँ किस पर रख कर ले जा रहे हैं सामान को,
हाथी पर रखकर ले जा रहे हैं। अब वो आइडियाज़ ऑफ द रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन द इम्पोर्टेंट थीम। हम जो अब अभी प्रेजेंटेशन के बारे में, प्रतिनिधित्व के बारे में हमने पढ़ा है, इसके बारे में आप क्लास 6 में और 7th में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। यू आर फेमिलियर, आपको जानकारी होगी विद हाउ रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन एट डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे आपने 6th क्लास में डिफरेंट लेवल के बारे में, जैसे लोकल लेवल जिसमें पंचायत सिस्टम, सेकंड स्टेट लेवल, थर्ड इज सेंट्रल लेवल। तो इस प्रकार 3 लेवल के बारे में हम पिछली क्लासेज में रीड कर चुके हैं। स्टेट लेवल के बारे में हम 7th क्लास में रीड कर चुके हैं। लोकल लेवल के बारे में 6th क्लास में रीड कर चुके हैं। अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बारे में रीड करेंगे क्लास 8 के चैप्टर 3 में। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जैसे कंस्टिट्यूएंसी होते हैं कि डिफरेंस कंस्टिट्यूएंसी बनाई जाती हैं इंडिया के अंदर ड्यूरिंग द इलेक्शन के टाइम पर अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी बनाई जाती हैं, जिससे हम एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनाव करते हैं। जैसे हम अपने यहाँ आसपास से खरखोदा में बना सकते हैं, यानी कि कुछ लोगों के, कुछ गांव के ग्रुप को एक ही कंस्टिट्यूएंसी में शामिल किया जाता है। तो वो कंस्टिट्यूएंसी अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेगी, जो क्या बनेगा, एमएलए बनेगा। तो इस प्रकार ये फर्स्ट सेकंड है, ये टीचर के साथ डिस्कस करना है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से लोकसभा पार्लियामेंट में क्या डिफरेंस है, ये डिस्कस हम आगे डिटेल से रीड करेंगे। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो राज्य के लिए हम क्या करते हैं, एमएलए को इलेक्ट करते हैं। तो अब आप 7th में पढ़ चुके हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम विधायक बोलते हैं, वो हमारे राज्य के कार्यों के लिए हम इलेक्ट करते हैं। और जो लोकसभा है, जो पार्लियामेंट है, जिसके लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर जो पार्लियामेंट बनी है, लोकसभा के मेंबर को, जिसको है एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एमपी जिसको हम चुनते हैं वो पार्लियामेंट में शामिल होते हैं, लोकसभा में शामिल होते हैं। जो एमएलए होते हैं वो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में शामिल होते हैं। तो एंड ये नीचे दिए गए हैं 3rd में, द डिसीजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद चाइना, यानी कि अदर देशों के साथ अगर हम कोई रिलेशन रखना चाहते हैं तो ये वर्क कौन करेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। एंड द डिसीजन ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू डिसकंटिन्यूस बोर्ड एग्जाम इन क्लास 8 फॉर ऑल स्कूल अंडर दिस बोर्ड, यानी कोई बोर्ड बनाया जा रहा है, ये मध्य प्रदेश की ये बात है, तो ये किसी स्टेट से रिलेटेड है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ट्रेन कनेक्शन बिटवीन अजमेर एंड मैसूर, अजमेर राजस्थान की है, मैसूर कर्नाटका। तो इन दोनों स्टेट के आपस में कनेक्ट करने के लिए जो ट्रेन कनेक्शन किए जाएंगे, ट्रेन को जोड़ा जाएगा, ट्रेन के रास्तों को जोड़ा जाएगा, तो ये कौन करेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू 1000 रुपीज़ नोट, तो नए 1000 का नया नोट बनाना होगा, तो ये काम भी कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो इस प्रकार ये डिफरेंस बताना था स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब है ये फिलअप दिए गए हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम आर यूजुअली रेफर्ड टू ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट इन डायरेक्टली, यानी कि फर्स्ट में क्या आएगा, डायरेक्ट हम भाग नहीं लेते बल्कि अपनी वोट के द्वारा इलेक्ट करते हैं। इंस्टेड चूज देयर, क्या चूज करते हैं वो, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, किसको करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को, प्रतिनिधि को, इलेक्शन प्रोसेसिंग प्रक्रिया के द्वारा। दीज एमएलए बोल सकते हैं या एमपी बोल सकते हैं, एमएलए दिया गया है, तो एमएलए क्या करते हैं, मीट एंड मेक डिसीजन, आपस में मीटिंग करते हैं और डिसीजन लेते हैं इंटायर पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या के लिए। दीज डे गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक, आज के दिन वर्तमान में अगर कोई सरकार अपने आप को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकती अगर वो अलाउ नहीं करती व्हाट इज नोन एज ए यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, अगर सार्वभौमिक अधिकार नहीं दिया गया, वयस्क मताधिकार नहीं मिला, तो ऐसी सरकार को हम डेमोक्रेटिक सरकार नहीं बोल सकते हैं। दीज आर द सम स्टेटमेंट्स, ये समझ में आ गए होंगे बेटा। एंड लुक एट द पिक्चर, दिस पिक्चर, दीज आर द आवर पार्लियामेंट, दिस इज द राज्यसभा और दिस इज द लोकसभा। इसके डिटेल से समझने के लिए ये नीचे पॉइंट दिए गए हैं। पार्लियामेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको हम संसद के नाम से जानते हैं, सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था है। ये जो मोस्टली जो देश से रिलेटेड कानून है वो बनाए जाते हैं, या कानून बनाने की जो संस्था वो क्या है, हमारी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के 2 पार्ट्स यहाँ 2 हाउसेज हैं, फर्स्ट इज राज्यसभा एंड लोकसभा। तो राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या है, राज्यसभा परिषद है राज्यों की, और टोटल स्ट्रेंथ है इसके जो मेंबर 2
245 मेंबर हैं। इट्स चेयर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो उपराष्ट्रपति होता है वो इसका सभापति माना जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का जो उपसभापति है वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। चेयरमैन होता है वो राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, लोगों का सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है। विद टोटल मेंबरशिप, यहाँ टोटल मेंबर कितने हैं? 545। इज ओवर बाय द स्पीकर, और ये इसकी अध्यक्षता कौन करता है? जो लोकसभा का स्पीकर होता है। तो ये आपको पता करना है बेटा, लोकसभा स्पीकर एट प्रेजेंट कौन है। ये आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगी, आप खुद को पता करना है। और वाइस प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट कौन है, प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का एट प्रेजेंट, और जो लोकसभा है ये सीटें इसमें बताई दी गई हैं। तो आपको अब डिटेल से समझाने के लिए अब यहाँ हम देखते हैं कि जो लोकसभा है एंड राज्यसभा है, ये पार्लियामेंट, ये राज्यसभा और ये लोकसभा, ये टू पार्ट्स हमारे पार्लियामेंट के हैं। इस जो राज्यसभा इसको बोलते हैं हम अपर हाउस, क्या बोलते हैं? अपर हाउस। और जो लोकसभा इसको बोलते हैं हम लोअर हाउस, उच्च सदन, निम्न सदन। राज्यसभा अपर हाउस है, इसके मेंबर्स कितने हैं? 245 में से 233 स्टेट से, अलग अलग स्टेट से आते हैं इसमें इलेक्ट होके, और 12 मेंबर होते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो टोटल 245 हो गए। ऐसे ही हम अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में टोटल स्टूडेंट्स हैं जो टोटल मेंबर है वो 545 हैं। 545 में से 543 इलेक्टेड होते हैं और 2 प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार ये 245 और 545 टोटल स्टूडेंट्स हैं। इसमें से कितने ये स्टेट्स के, अलग अलग स्टेट से चुन के आते हैं, जिसमें से 15 हमारी यूनियन टेरिटरी से भी आते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग स्टेट से मेंबर इलेक्ट होके आते हैं। अब जैसे हम हरियाणा की यहाँ बात करते हैं तो हरियाणा के हमारे यहाँ, अब हरियाणा स्टेट के सिटीज़न हैं, तो हरियाणा के अंदर हम क्या करते हैं, पार्लियामेंट की जो लोकसभा की सीटें हैं वो हमारी 10, राज्यसभा की जो हैं वो 5, और जो हमारी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी हमारे 90 मेंबर है या 90 सीट है। तो ये आपको याद रखना है। तो आज प्रेजेंट में आपने किन किन बातों को ध्यान करना है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट्स। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आपको सर्च करने हैं, पता लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से सुनना है और अच्छी तरह से समझना है। तो इस प्रकार उम्मीद है आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा।